जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब लोग। जय हिंद सभी दोस्तों को। जल्दी से आ जाइए। और जैसा कि साइंस का लेक्चर नंबर सेकंड है, तो साइंस की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कोशिका का पार्ट सेकंड। जैसा कि आपको पता है, कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था कोशिका का। आज सेकंड पार्ट करने वाले हैं कोशिका का दोस्तों। क्लियर। कोशिका को जहाँ कल छोड़ा था वहाँ से आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिएगा। कितने लोग आ गए हैं? सभी लोग लगाते सभी। देखिएगा दोस्तों, कल हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। कल हमने कोशिका के बारे में समझा था कि कोशिका क्या है, कोशिका का इंट्रोडक्शन क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो वो सारी चीज़ हमने कल यहाँ क्लास में देख ली थी। अब उससे आगे पढ़ते हुए, सेवा सोलंकी जी जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद। चलिए उससे आगे हम देखते हैं आज की क्लास में। कल कहाँ छोड़ा था? कोशिका हो गया था, मतलब खोज वगैरह, बड़ी कोशिका छोटी कोशिका, क्लियर है, ये सारी चीज़ें हो गई थी। उससे आगे हम देख रहे थे, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। तो दोस्तों एक बार रिवीजन करवा देते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665-64 में की थी। क्लियर है। मरी हुई कोशिका की थी। मरी हुई कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनियो बोन लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? एंटोनियो बोन लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, 1674 में की थी। अब क्या है, कोशिका के बारे में कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। बहुत बढ़िया है। इतना अपना लगभग हो गया था। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की, और भी हमने बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। चलिए कोशिका को आगे बढ़ाते हुए, तो जल्दी से आप लोग अपने साथियों तक इस सेशन की लिंक शेयर कर दीजिए। जल्दी से आप अपने साथियों तक इस सेशन की लिंक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपन से जुड़ पाएं। हम कोशिका को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, तो हमने कल कोशिका के बारे में देखा था कि कोशिका झिल्ली होती है। इस कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति होती है, तो इसको गोली बनाते हैं। ये कोशिका झिल्ली होती है, और इस कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति होती है। क्लियर है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कल हमने ये भी देखा था, दो अपवाद देखे थे। दो अपवाद में हमने क्या देखे थे कि भाई काइटिन जो होता है, काइटिन की जो है वो कवक की कोशिका भित्ति होती है, और पेप्टिडोग्लाइकेन वो किसकी कोशिका भित्ति होती है दोस्तों? वह कोशिका भित्ति होती है आपके जीवाणु की। तो ये अपवाद के रूप में हमने कल देखा था। क्लियर है। इसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो ओल्टमैन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? ओल्टमैन ने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। किसने की थी? ओल्टमैन ने की थी। फिर हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स नाम का चक्र चलता है। उस क्रेब्स के चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी बनती है, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाती है। वही ग्लूकोज एनर्जी का काम करता है, और वह एनर्जी आपके क्या करती है? इसी एनर्जी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह कहा जाता था। तो ये सारी चीजें आंतरिक दीवारें, क्रिस्टी वगैरह जो होती हैं। क्लियर है। इसके बाद गोल्जी बॉडी हमने पढ़ा था कि जो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, उस ऊर्जा का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता था? तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता था दोस्तों? गोल्जी काय
या आप बोलो गोल्जी बॉडी करता था। तो कल यहां तक हो गया था, क्लियर हुआ? राधे राधे, राधे राधे, नमस्ते नमस्ते, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब इससे आगे हम पढ़ते हुए दोस्तों आप लोग आते जाइएगा, क्लियर है? अब मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, कमेंट्स वगैरह। सचिन बुद्धा जी नमस्ते सर, नमस्ते। चलिए देखें, नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स। क्या है दोस्तों? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है कोशिका का जो अंग है वो क्या है? वैक्यूल्स। इसको बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। देखिएगा, रसधानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रसधानी। इसका काम क्या है? इसका काम है पानी को स्टोर करने का। इसका काम है पानी को स्टोर करने का, यानी संग्रहण। क्या करने का? संग्रहण। क्लियर? संग्रहण क्या है कि दोस्तों हम जो पानी पीते हैं, अब पानी पी रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर 65% पानी होता है। अब 65% पानी पेट के अंदर थोड़े ना रहेगा, समझ में आ रहा है? 65% पानी हमारे बॉडी के अंदर, यानी हमारी बॉडी का वेट अगर 100 किलो है तो उसमें से 65 किलो वजन किसका है? सिर्फ पानी ही पानी का है। तो वो पानी हमारी कोशिकाओं के वैक्यूल्स में रहता है। किस में रहता है? हमारी कोशिकाओं के वैक्यूल्स में रहता है वह पानी। और ये जो वैक्यूल्स होता है दोस्तों, ये जो पादप होता है, पादप, और एक होता है जंतु। क्या होता है? एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। तो ये पादप कोशिका में बड़ा होता है और जंतु कोशिका में दोस्तों कैसा होता है? छोटा होता है। क्लियर है? अब ये पादप में बड़ा और जंतु में छोटा क्यों होता है? कि पादप में बड़ा इसलिए होता है कि दोस्तों पादपों के लिए, आप जैसे मान के चलो कि अपन जंतु हैं, जंतु मतलब जानवर और इंसान दोनों को मिलकर जंतु बोला जाता है। अब अपन जंतु लोग हैं, अपने को प्यास लगी, अपन ने बोतल उठाई और पानी पी लिया। बोतल उठा के क्या कर लिया? पानी पी लिया, तो अपने प्यास बुझ गई। क्लियर है? लेकिन पादपों को प्यास लगती है तो उनको पानी कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसलिए उनके अंदर जो वैक्यूल्स पानी स्टोरेज करने का होता है वो बड़ा होता है। कैसा होता है दोस्तों? बड़ा होता है, ताकि उनके लिए लॉन्ग टाइम तक पानी क्या रहे? स्टोर रहे। अब ये पादपों में बड़ा और जंतुओं में छोटा होता है। अब आगे देखिएगा, अगर हमारी बॉडी के अंदर 1% पानी की क्या हो जाए? कमी हो जाती है तो हमको प्यास लगती है। क्या लगती है दोस्तों? हमको प्यास लगती है। और अगर 10% पानी की कमी हो गई हमारे बॉडी के अंदर, ध्यान से समझ लेना कि अगर 1% पानी की कमी हुई तो हमको क्या लगेगी? प्यास लगेगी। और अगर 10% पानी की कमी हुई तो हमारी मौत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। यानी बॉडी के अंदर 1% पानी की कमी का मतलब होता है प्यास लगना, और 10% पानी की कमी का मतलब होता है जान चले जाना। यानी बॉडी के अंदर अगर 1% पानी की कमी हुई, प्यास लगी, अपन ने पानी पी लिया। लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उनका वैक्यूल्स कैसा होता है? बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। क्लियर है? और ये इनका कैसा होता है? छोटा होता है, क्योंकि अपने में पानी अपन बाहर से स्टोर कर सकते हैं। अब जो 65% पानी अपने अंदर होता है वो कहाँ होता है? हमारे कोशिका के वैक्यूल्स के अंदर होता है। ये हमारी कोशिका के वैक्यूल्स के अंदर होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये होता है आपका वैक्यूल्स। क्या होता है? वैक्यूल्स। अब इसके बाद कोशिका का नेक्स्ट देखते हैं अपन, जिसको बोलते हैं ER। वैक्यूल समझ में आया? गोल्जी बॉडी परिवहन करता है, वैक्यूल्स पानी स्टोर करने का काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं ER रेटिकुलम। ध्यान से समझ लेना, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? कोर्ट में इसको बोल देते हैं, कोर्ट में दोस्तों इसको बोल देते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको बोल देते हैं ER। क्या बोल देते हैं? ER। और इसी को बोला जाता है अंतः प्रदब्य जालिका। क्लियर है? क्या बोला जाता है? हिंदी में अगर बोलें तो अंतः प्रदब्य जालिका, और अगर इंग्लिश में बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है? जैसे हम हैं तो हमें खड़ा रखने के लिए या हमारा जो स्ट्रक्चर है यह प्रोवाइड करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा कंकाल। अब मान के चलो कि बॉडी के अंदर अपना कंकाल नहीं होता तो मैं ऐसा खड़ा रहता? नहीं रहता, मैं ऐसे गिरता। लड़कियां गिरती हैं बेहोश, कैसे होती हैं? ऐसे ऐसे करके।
तो ऐसे ऐसे में गिर जाता। क्यों? क्योंकि कंकाल नहीं होता, कंकाल नहीं होता तो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता तो खड़ा नहीं हो सकता। तो ये आंतरिक कंकाल का काम करता है। कैसा काम करता है दोस्तों? आंतरिक कंकाल का काम करता है। तो यानी कोशिका को स्ट्रक्चर, ढांचा जो भी प्रोवाइड करवाता है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदव्य जालिका करवाता है, आंतरिक कंकाल का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है? अब आंतरिक कंकाल का काम कर रहा है यानी ये सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? सहायता। तो ये सहायता करने का भी काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों? सहायता करने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक कंकाल यानी जैसे हमारे अंदर कंकाल है वैसे कोशिका को भी अपना क्या चाहिए? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए कंकाल की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये उसकी सहायता करता है और उसके आंतरिक कंकाल का काम करता है। किसका काम करता है? आंतरिक कंकाल का काम करता है। अब आगे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है स्मूथ ईआर और एक होता है दोस्तों रफ ईआर। क्लियर? स्मूथ ईआर का मतलब होता है, स्मूथ ईआर का मतलब होता है चिकना और रफ का मतलब होता है दोस्तों खुरदुरा। आप समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों करते क्या हैं? अब दो तरीके के हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे, एक देखे स्मूथ ईआर, एक देखा हमने रफ ईआर। तो स्मूथ ईआर क्या? जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये इसके दो पार्ट है। ये जो वाला पार्ट है ये आपका मान के चलो कि ये आपका रफ वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रफ। ये रफ वाला पार्ट है। क्लियर है? और ये स्मूथ वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? स्मूथ। तो स्मूथ वाले पार्ट में बसा बनेगा और कार्बोहाइड्रेट बनेगा। क्या बनेगा? कि स्मूथ वाले पार्ट में बसा बनेगा और क्या बनेगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब ये जो रफ वाला पार्ट है दोस्तों, ये रफ हुआ क्यों? सबसे पहली चीज तो ये कि ये खुरदरा हुआ क्यों? क्योंकि एक ही चीज है, एक ही चीज में दो चीजें कंटेंट नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर क्या होता है कि राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो ये सब क्या है? ये जो डॉट डॉट है ये क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या कि प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है? तो आप बोलोगे, और मैंने बोला कि रफ वाले पार्ट में प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रफ वाले पार्ट में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आप बोलोगे कि सर स्मूथ ईआर तो बनाता है बसा और कार्बोहाइड्रेट और जो रफ ईआर है वो बनाता है प्रोटीन। बिल्कुल गलत। रफ ईआर के, क्लियर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट में यानी खुरदुरे वाले पार्ट में प्रोटीन बनता तो है, लेकिन उसको बनाने का काम कौन करता है दोस्तों? राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, यहां क्वेश्चन फंसाता है। कैसे फंसाता है कि प्रोटीन कौन बनाएगा? आप बोलोगे हमने तो पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है। तो भाई सही बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट में प्रोटीन बनता है। तो लेकिन रफ वाले पार्ट में प्रोटीन बनता तो है, लेकिन बनाता कौन है? तो बनाता कौन है दोस्तों? राइबोसोम बनाता है। कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। इसके ऊपर ये खुरदुरा जो पार्ट होता है ये किसकी वजह से होता है? ये राइबोसोम की वजह से होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक कंकाल का काम करेगा, सहायता प्रदान करेगा। दो टाइप का होता है, एक स्मूथ ईआर, एक रफ ईआर। स्मूथ ईआर में बसा और कार्बोहाइड्रेट बनेगा और रफ वाले पार्ट में आपका प्रोटीन का निर्माण होगा। लेकिन प्रोटीन का निर्माण उसके ऊपर जो रफ वाले पार्ट यानी बिंदियां पाई जाती हैं, यानी वो क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। वह राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट में। किसमें? रफ वाले पार्ट में। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। गायत्री हरभाई जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते सभी को। तो यहां तक बताइए अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो। अभी क्या देखा? एक देखा वैक्यूल्स होता है, रसदानी होती है, एक देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दो चीजें और हम कंसीडर कर चुके हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया देखा, गोल्जी बॉडी देखा, वैक्यूल्स देखा और हमने देखा ईआर रेटिकुलम। अब जब राइबोसोम की बात हुई है तो दोस्तों राइबोसोम की बात कर भी लेते हैं। क्लियर है? इसकी बात कर लेते हैं। जब राइबोसोम की बात हुई है तो हम राइबोसोम की बात कर लेते हैं। अब राइबोसोम की हम बात करते हैं तो राइबोसोम है क्या? राइबोसोम क्या है दोस्तों
कि जो राइबोसोम है पहले तो इसकी खोज के बारे में पूछता कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो पेलाडे ने की थी। क्लियर है? किसने की? पेलाडे ने की थी। अब राइबोसोम की खोज पेलाडे ने की, लेकिन ये क्या कर रहा था, ER वाले पार्ट में क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। तो इसका काम क्या हुआ? क्लियर? इसका काम क्या हुआ? इसका काम हुआ प्रोटीन का निर्माण। इसका प्रोटीन का निर्माण। इसका निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। अब आप प्रोटीन संश्लेषण आ जाए, प्रोटीन का निर्माण आ जाए, प्रोटीन बनाना आ जाए, तो सब चीजें क्या है, एक ही हैं। तो इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। क्लियर है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। संश्लेषण करना बात एक ही है, संश्लेषण करना और बनाना बात एक ही है दोस्तों, कोई अलग अलग बातें नहीं है। लेकिन जो राइबोसोम होता है दोस्तों, खोज तो किसने की थी? पेलाडे ने की थी। किसने की? पेलाडे ने। इसका काम है प्रोटीन निर्माण का, प्रोटीन संश्लेषण का। जो राइबोसोम है दोस्तों, यह राइबोसोम आपका दो टाइप का होता है। एक होता है 70S और एक होता है 80S। इनको ध्यान से समझ लेना, इनको ध्यान से समझ लेना। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? कि आपसे बोलेगा कि 70S और 80S में से बड़ा कौन सा है। अगर दो टाइप के होते हैं तो 70S और 80S में से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 70 छोटा होगा 80 बड़ा होगा। अरे ऐसे देख के नहीं बताना आप, ऐसे देख के जो बता रहे हो ना आप, वो भी हालांकि सही है। ये बड़ा होता है, क्लियर है, और ये छोटा होता है। कैसा होता है? ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि 70 और 80 देख के आप ऐसा बता रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बताइए, क्लियर है? ये इनको बताया कैसे जाता है? इनको बताने के लिए एक प्रोसेस का यूज किया जाता है। उसी प्रोसेस के लिए यहां एस लगा हुआ है। क्लियर है? क्या लगा हुआ है दोस्तों? एस लगा हुआ है। यानी इनका बड़ा और छोटा होना, इनका बड़ा और छोटा होना वो डिफाइन कौन करेगा? ये एस करेगा। तो कोई बता सकता है कि इस एस का मतलब क्या होता है? एनीवन? कोई बता सकता है कि इस एस का मतलब क्या हो सकता है? इसमें जो एस लिखा है उस एस का मतलब क्या हो सकता है? बंटी मीना, जय हिंद, सन गायत्री, बार जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज तो यह है कि राइबोसोम दो टाइप का, 70S और 80S। क्लियर है? 70S जो होता है ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक। क्लियर है? और जो 80S होता है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक। इसमें यूकैरियोटिक। अब बोलोगे सर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है? तो कोशिका के प्रकार हैं। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक प्रकार की होती है प्रोकैरियोटिक और एक प्रकार होता है यूकैरियोटिक। आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक वे कोशिकाएं होती हैं, आगे जाके मैं कोशिका के प्रकार आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक वे कोशिकाएं होती हैं जिनको आप नंगी आंखों से यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यानी इनको देखने के लिए आपको कोई ना कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। यानी नग्न आंखों से इसको नहीं देखा जा सकता। क्लियर है? नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वह आपकी क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। और यूकैरियोटिक दोस्तों जिनको आप देख सकते हो, ये जंतु और पादप दोनों में होती है। ये पादप में भी पाई जाती है और ये जंतु में भी पाई जाती है। ये पादप में भी पाई जाती है और ये दोस्तों किस में पाई जाती है? जंतु में भी पाई जाती है। अब मैं बताता हूं इस एस का मतलब। इस एस का मतलब क्या है? यहां जो एस लिखा है दोस्तों, इस एस का फुल फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्लियर है? इस प्रोसेस का नाम क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब बोलोगे सर ये क्या बवाल आ गया, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? तो आपको मैं बताता हूं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है। यहां देखिएगा, ये दो लिक्विड है मेरे पास। क्या है? दो लिक्विड है। इन दोनों लिक्विड में आप क्या करोगे? एक लिक्विड में डालोगे 70 और एक लिक्विड में डालोगे 80 राइबोसोम। क्लियर है? एक में डालोगे 70S राइबोसोम, एक में डालोगे 80S राइबोसोम। और आप देखोगे कि कौन सा राइबोसोम सबसे पहले नीचे तली में आया।
यानी सबसे पहले नीचे कौन सा राइबोसोम आया, तो सबसे पहले नीचे जो वाला राइबोसोम आएगा वही आपका क्या होगा, बड़ा होगा। यानी सबसे पहले कौन सा आता है, 80 नीचे आके बैठ जाता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं कि ये बड़ा है। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, इसी प्रोसेस का नाम होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यानी इनका बड़ा और छोटा होना किस पे डिपेंड करता है, आपका किस पे करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे इनको बताया जाता है कि ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। क्लियर हुआ? ये क्या बताता है कि ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। मैंने बताया 70S कहां पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक जिनको आप देख नहीं सकते, यूकैरियोटिक, यू का मतलब यू 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 का मतलब तुम, यानी अपन सब में ये क्या पाया जाता है, 80S पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जानवरों में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। अब जानवर में लिख के थोड़े ना देंगे, जंतु दे दिया, जंतु का मतलब समझ जाओ, जानवर और इंसान दोनों इसमें काउंट किए जाते हैं। तो जानवरों में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, 80S पाया जाता है। तो बताइए इस राइबोसोम में यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखें, ये प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन का निर्माण इतना ज्यादा कर देता है, ये प्रोटीन का निर्माण इतना ज्यादा कर देता है कि इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को ये प्रोटीन इतना ज्यादा संश्लेषित कर देता है, यानी प्रोटीन इतना ज्यादा बना देता है कि इसके प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है, या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है? यहां तक अगर कोनो डाउट हो तो पूछिए। सभी को क्लियर हुआ दोस्तों? बहुत बढ़िया, चलिएगा तो आगे चलें जी। यहां तक समझ में आया? अब हमने कहाँ देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, गोल्जी बॉडी देखा, वैक्यूल्स देखा, ईआर देखा, हमने राइबोसोम देख लिया। अब आगे चलते हैं, क्लियर? हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, हमने गोल्जी बॉडी देखा, हमने वैक्यूल्स देखा, हमने ईआर देखा और हमने राइबोसोम देखा। अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम। क्या देखते हैं दोस्तों, सेंट्रोसोम देखते हैं। क्या देखते हैं, सेंट्रोसोम। अब देखिएगा अगला आता है अपना सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं तारक काय, तारक काय। क्लियर है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तारक काय। अब बात करता है कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो बोबरी नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सेंट्रोसोम के बारे में बताया था। तो ये खोज जो की थी दोस्तों, वो किसने की थी, बोबरी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। जितेन मीना जी बोल रहे हैं सर एक बार, हाँ लास्ट में करवा दूंगा रिवीजन, टेंशन मत लेना, लास्ट में सारा रिवीजन करवा दूंगा। बोबरी नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम की खोज की थी। और सेंट्रोसोम का काम क्या होता है दोस्तों, सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन करने का। क्या करने का, सेल डिवीजन करने का, यानी कोशिका का विभाजन करने का। किसका विभाजन करने का दोस्तों, कोशिका विभाजन करने का। क्लियर है? ये कोशिका का क्या करता है, विभाजन। अब कई लोगों को क्या लगता है कि कोशिका का विभाजन का मतलब क्या होता है कि कोशिका का टूटना। मैंने कल भी बताया था, ये बिल्कुल गलत है। कोशिका का विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका से दो या दो से ज्यादा कोशिकाओं का निर्माण होना। एक कोशिका से दो या दो से ज्यादा कोशिकाओं का क्या होना दोस्तों, निर्माण होना। उसी को हम बोलते हैं कोशिका का विभाजन। क्या बोलते हैं, कोशिका का विभाजन। तो ये कोशिका का विभाजन करता है, यानी एक कोशिका से विभाजित करके ज्यादा कोशिकाएं बना देता है। तो सबसे ज्यादा विभाजन, हालांकि ये चीज कल देख चुके थे, सबसे ज्यादा विभाजन यकृत में होता है। यकृत का मतलब होता है दोस्तों लीवर। क्या होता है, लीवर, या इसको बोलते हैं जिगर, जो भी आप बोलना चाहो। और कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो मैंने बताया था ब्रेन के अंदर नहीं होता है। किसके अंदर नहीं होता, ब्रेन के अंदर नहीं होता। आप बोल सकते हो ब्रेन को कि न्यूरॉन के अंदर नहीं होता। आप बोल सकते हो कि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के अंदर नहीं होता। इसके अंदर
तंत्रिका तंत्र के अंदर। ये सारी चीजें दोस्तों एक ही हैं। आप तंत्रिका तंत्र बोलो, आप न्यूरॉन बोलो, आप ब्रेन बोलो, सारा फंक्शन एक ही है। इन तीनों के अलग अलग नाम हैं। जैसे आपको घर में चिंटू मिंटू बिंटू करके बुलाते हैं, स्कूल में नाम लिखा है राहुल, लेकिन घर में बुला रहे हैं चिंटू मिंटू, ए चिंटू इधर ही हो रे। तो ये वैसे ही है। वैसे मेनली इसको ब्रेन बोलते हैं, मिलके बना है न्यूरॉन से, और ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलके भी बना होता है, इसलिए इसको तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। तो इसमें सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, इसके अंदर सेल का डिवीजन बिल्कुल नहीं होता। यानी सेल डिवीजन का मतलब पता समझते हो? कोशिका का विभाजन का मतलब होता है कि अगर मान के चलो मेरे यहाँ चोट लग गई, मैंने यहाँ मारा तो यहाँ मेरे चोट लग गई। अब चोट जब लग जाती है तो यहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं। तो ये बॉडी में हर जगह पे सेल डिवीजन काम करता है। सेल डिवीजन से क्या होता है? चोट ठीक हो जाती है। चोट क्या हो जाती है? अब स्वतः ही ठीक हो जाती है। यानी जैसे मान के चलो कट गए तो यहाँ के कोशिकाएं मर गई। अब बगल वाली कोशिकाएं क्या करेंगी? अपना सेल डिवीजन करके वहां की कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति को पूरा कर देंगे, और वो धीरे 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 घाव भरने लगता है, कुछ दिनों में बिल्कुल सही हो जाता है। अब लेकिन ये ब्रेन में नहीं होता है, ये काम ब्रेन में नहीं होता है। तो आपने देखा है ब्रेन में लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। क्लियर है? ब्रेन में लगी चोट कभी ठीक नहीं होती, इसलिए पुलिस वालों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि आप 3rd डिग्री टॉर्चर जब करते हो तो सिर को छोड़ के कहीं पे भी मारो, चलेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ब्रेन में लगी चोट कभी ठीक हो ही नहीं सकती। न्यूरॉन में लगी चोट कभी ठीक नहीं हो सकती। तंत्रिका तंत्र अगर फेल हो गया, ये एमसी बॉक्स है अपना, ये क्या है? ब्रेन एमसी बॉक्स है। अगर एमसी बॉक्स फूट गया लाइट ही चली जाएगी पूरी। घर में एमसी बॉक्स होता है ना, तो उसी तरीके से ये क्या है? ये एक एमसी बॉक्स है। किसका एमसी बॉक्स? अपने पूरी बॉडी का एमसी बॉक्स है, यहां से पूरा कनेक्शन आता है। अगर यही फूट जाएगा तो फिर आदमी पड़ा रहेगा कोमा में, देखता रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेन एमसी तो फूट गई। अब मेन एमसी फूट गई तो अब लाइट पूरे घर में आनी नहीं है। लाइट नहीं आनी, यानी अंधेरा, तो उसकी ज़िंदगी में अंधेरा हो जाता है, कोमा में चला जाता है। इसमें चला जाता है, कोमा में चला जाता है। तो क्लियर है दोस्तों? अब बात आती है, ये जो होता है ये पादप में नहीं पाया जाता, पादप में नहीं पाया जाता। अब दिक्कत हो गई। क्या हो गई दिक्कत? भाई पादपों को भी तो अपनी क्या करना है? अपना इंक्रीमेंट करना है, अपने पेड़ पौधे अपने विकास करना है, और विकास के लिए सेल डिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कोशिका विभाजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पादपों में कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? तो पादपों में जो कोशिका विभाजन का काम है, यहाँ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें कोशिका विभाजन का काम सेल प्लेट करती है। कौन करती है दोस्तों? सेल प्लेट करती है पादपों में कोशिका विभाजन का काम। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इस वजह से यहाँ पे कोशिका विभाजन का काम करने का काम कौन करती है? सेंट्रोसोम करती है। लेकिन अगर ये कोशिका विभाजन क्या हो जाए? कोशिका विभाजन अनियमित हो जाए, सेंट्रोसोम जो है इस कोशिका के विभाजन को, किसको? कोशिका विभाजन को अगर ये कोशिका विभाजन अनियमित हो जाए, क्या हो जाए? अनियमित। अनियमित का मतलब है अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन। इसको मैंने कल बताया था कि अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन मेथड को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन मेथड को ही हम बोलते हैं कि अगर अनियमित हो जाए तो ये कैंसर का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? कैंसर का कारण बनता है। कैंसर का मतलब जैसे आपने देखा है कि यहाँ मैंने मारा, 50, 20, 100, 1000 कोशिकाएं मर गई, लेकिन 1000 की जगह 1 करोड़ बन गई, तो रखेंगे कहाँ? जगह ही नहीं है। अब जब जगह नहीं है तो गठान निकलेगी, डॉक्टर पास जाएंगे, सही करना। डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, 2-4 दिन में सही हो जाएगा। मान के चलो इंजेक्शन लगाने से भी ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। नहीं आया? कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर बोलता है कैंसर का चेकअप कराओ, कैंसर लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? कैंसर लग रहा है। तो वो क्या होता है? कैंसर होता है। फिर गामा रेज की बम्बारमेंट की करके वहाँ की जितनी भी ज़्यादा कोशिकाएं बनी हैं उन सबको, क्योंकि कैंसर का इलाज मिल चुका है, मार दिया जाता है और वो कैंसर ठीक हो जाता है। तो कैंसर का कारण क्या है? अनियमित कोशिका विभाजन। यानी कोशिका विभाजन ऐसा हो जाए कि रुकने का नाम ही ना ले, कंटिन्यूसली होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अनियमित हो गया यानी होना ही है उसको, कोशिका विभाजन होता ही चला जा रहा है, तो वह कैंसर का रूप ले लेगा। अब यहाँ दिक्कत आती है, कल भी बताया था कि इसके अंदर तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है ब्रेन के अंदर, तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? ब्रेन के अंदर कैंसर
कैसे हो जाता है? ब्रेन के अंदर कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। तो कल भी इसके बारे में अपन ने बात की थी कि जो ब्रेन होता है, क्या होता है दोस्तों? ब्रेन, ये ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। ब्रेन का पहला पार्ट होता है न्यूरॉन, जैसे मैंने लिखा है वहां पे, क्योंकि न्यूरॉन जो होता है वो ब्रेन का 90% पार्ट होता है, इसलिए ब्रेन को ही न्यूरॉन अपन बोल देते हैं। लेकिन ब्रेन का एक और पार्ट होता है गीलियल सेल। क्या होता है दोस्तों? गीलियल सेल। ब्रेन का एक और पार्ट होता है गीलियल सेल। ये गीलियल सेल 10% होता है। कितना होता है? 10%। और इस गीलियल सेल के अंदर कोशिका का विभाजन होता है। इस गीलियल सेल के अंदर क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। और यही विभाजन क्या कर देता है दोस्तों? यही विभाजन क्या कर देता है? ब्रेन के अंदर कैंसर का कारण बन जाता है। यही विभाजन क्या करता है दोस्तों? ब्रेन के अंदर कैंसर का कारण बन जाता है। तो ब्रेन के अंदर भी कैंसर हो सकता है। तो बताइए, सेंट्रोसोम समझ में आया कि नहीं? तारक काय, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तारक काय बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? तारक काय बोला जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? चलिए, सेंट्रोसोम समझ में आया। अब सेंट्रोसोम के बाद आता है दोस्तों, सेंट्रोसोम के बाद आता है न्यूक्लियस। क्या आता है दोस्तों? न्यूक्लियस। क्लियर है? जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। इस कोशिका के अंदर क्या होगा दोस्तों? एक न्यूक्लियस होगा, यानी केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक होगा। तो देखिएगा, अब बात करते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस। चलिए पहले बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करिए सभी लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट करें। अरे भाई बताएं, समझ में आ रहा है? अशोक लव जी, आ रहा है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कल भी बोला था, डाउट तो आपके मैं रहने नहीं दूंगा। डाउट की टेंशन तो करना ही नहीं है। डाउट आपके बिल्कुल नहीं छूटेंगे, इसकी टेंशन बिल्कुल मत करना। जब मैं पूरा पढ़ा दूं, उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाए तो बताना मुझे, बिल्कुल नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए, बात कर रहे थे हम केंद्रक के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे हम? केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। इस न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? इसकी जो खोज की थी दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि न्यूक्लियस की जो खोज की थी, वह न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की खोज 1881 में। किसमें की थी? 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने जब न्यूक्लियस की खोज की तो इसको बोला कंट्रोलर। बोला कंट्रोलर। यानी कंट्रोलर का मतलब क्या है दोस्तों? जो कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब आप मुझे बताइए, ये न्यूक्लियस क्या करेगा? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ गोल्जी बॉडी है, यहाँ वैक्यूल्स है, यहाँ ईआर रेटिकुलम है। क्लियर है? यहाँ राइबोसोम है, और इधर आपका फिर क्या है? सेंट्रोसोम है। तो आप बताइए कि एक होटल में क्या होता है? एक मैनेजर होता है। मैनेजर का काम क्या है? खड़ा रहेगा, वो देखेगा, बेटर ए टेबल साफ कर, ए पानी ले क्या, उन कस्टमर को देख, चल चल चल, प्लेट उठा, प्लेट उठा, प्लेट उठा। तो ये कौन करता है? मैनेजर। कभी मैनेजर को काम करते देखा? नहीं करता है। मैनेजर कभी काम नहीं करता है, बॉस ऑर्डर देने का काम करता है। तो वही काम किसका है? न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस बोलेगा, ए माइटोकॉन्ड्रिया चल ऊर्जा बना, ए गोल्जी बॉडी चल ऊर्जा का परिवहन कर, सेंट्रोसोम चल सेल डिवीजन कर। तो ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? कंट्रोल। यानी कोशिका के सभी अंगों को, कोशिका के सभी अंगों को, जितने भी अंग होते हैं उन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब अगर बोलें तो नियंत्रण। क्या करता है? नियंत्रण करने का काम करता है। क्या करता है? नियंत्रण। अभी इसको नियंत्रण करेगा,
क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छे से काम कर, अच्छे से काम नहीं करेगा थूट दूंगा तुझे मैं यहीं पे। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ हाँ मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, तो बेटा नहीं बोलता, हाँ जी मैनेजर साहब बिल्कुल बिल्कुल आप जो बोलोगे वही होगा। क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है, नियंत्रण का काम करता है, कंट्रोलर, एज अ कंट्रोलर का काम करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। इस केंद्रक के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको हम केंद्रिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रिका द्रव बोलते हैं। आगे इसके बारे में, केंद्रक एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस केंद्रक के अंदर दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। क्लियर है? इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर आरएनए होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। तो ये एक अलग पूरा चैप्टर है डीएनए आरएनए क्रोमोसोम का, जो केंद्रक से ही स्टार्ट होता है। किससे होता है, केंद्रक से ही स्टार्ट होता है। तो ये बस आपको इतना समझना है अभी कि केंद्रक होता है, केंद्रक की खोज ब्राउन ने की थी। कंट्रोलर का काम करता है, नियंत्रण का काम करता है, और नियंत्रण किन पे करेगा, सभी कोशिका के अंगों पे करेगा, यानी राइबोसोम पे करेगा। भाई प्रोटीन बना, प्रोटीन बना, जल्दी से जल्दी प्रोटीन बना, बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी पड़ गई, जल्दी से प्रोटीन भर के ला। यार रेडिकुलम से बोले बसा 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 बना जल्दी से, फेट की कमी आ गई उसके अंदर। क्लियर है? वेहिकल से बोले पानी स्टोर कर, पानी स्टोर कर, पानी स्टोर करके रखा, हाँ मेरे पास है पर्याप्त पानी है, पर्याप्त पानी, आगे कम चल जाए। सेंट्रोसोम से बोलेगा चोट लग गई वहाँ पे, कोशिका विभाजन कर, जल्दी से कोशिका विभाजन कर। तो वहाँ पे क्या करेगा, ये कोशिका का विभाजन करेगा। तो एज अ कंट्रोलर ये काम करता है, एज अ कंट्रोलर ये काम करता है। इसके बाद आता है लाइसोसोम। क्या आता है दोस्तों, लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या होता है, कौन आता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों, डी डुबे ने इसकी खोज की थी। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके खोज के बारे में अपन से पूछेगा कि लाइसोसोम की जो खोज की थी वो किसने की थी, डी डुबे ने की थी। अब कभी कभी होता क्या है कि न्यूक्लियस ने बोला ए माइटोकॉन्ड्रिया चल ऊर्जा बना, माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है अरे तेरी क्यों सुनूं मैं, नहीं बना रहा, चल ये क्या करेगा, न्यूक्लियस बोलता है। अगर एक बेटर एक मैनेजर से उल्टी बात करता है तो मैनेजर थोड़े ना सजा देता है, मैनेजर बोलता है तू रुक, अभी मालिक से बोल। तो न्यूक्लियस किसके पास जाएगा, कि अगर कोई भी कोशिका का अंग काम करना बंद कर देगा तो न्यूक्लियस किसके पास जाएगा, लाइसोसोम के पास जाएगा कि महाराज माइटोकॉन्ड्रिया 3-5 कर रहा है। तो लाइसोसोम बोलता है अच्छा बुला के लाइयो जरा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बुला के लाता है ये। तो इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। क्लियर है? क्या बोलते हैं, जल अपघटक एंजाइम। ये एंजाइम ऐसा होता है, ये एक एसिडिक फॉर्म में होता है, और जो कोशिका का अंग काम करना बंद कर देता है ये उसके ऊपर छिड़क देता है। जैसे ही उसके ऊपर छिड़कता है वो मर जाता है, मर के वहां से साफ हो जाता है। यानी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ये कोशिका के अंदर ये पाचन का काम करता है। पाचन का मतलब होता है ये साफ सफाई का काम करता है, साफ सफाई का काम करता है। अनफॉर्चुनेटली अगर कोशिका का कोई सा अंग मर जाता है तो उस मरे हुए अंग को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मरेगा, गलेगा, गलेगा तो अपने आसपास की चीज़ों को गलाएगा, इस तरीके से पूरी बॉडी गलने लगेगी, तो जिस वजह से पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। इसीलिए वहाँ लाइसोसोम रख दिया। लाइसोसोम क्या करता है, जल अपघटक एंजाइम छोड़ दे देता है, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम को क्या कर देता है, छोड़ देता है, और वहाँ से वो चीज़ें साफ हो जाती है। क्या हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। इसलिए इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है जल अपघटक एंजाइम। अब कभी कभी होता है सारे ही लोग हड़ताल पे चले गए, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है नहीं बना रहा ऊर्जा, कल ले क्या करेगा। तो गोल्जी बॉडी ने देखा अरे गजब है, गोल्जी बॉडी ने बोला है मैं भी परिवहन नहीं कर रहा, ऊर्जा ही नहीं बना रहा, परिवहन किस चीज़ का करूंगा। वेहिकल्स बोल रहा है ये दोनों ही काम नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूँ। क्लियर है? इधर से ये भी हड़ताल पे आ गया, सेंट्रोसोम मैं भी सेल डिवीजन नहीं कर रहा, ऊर्जा ही नहीं है मेरे पास, सेल डिवीजन कहाँ से करूंगा। पूरे कोशिका के अंग कहाँ चले गए, हड़ताल पे चले गए। अब न्यूक्लियस बोल रहा है मेरे कंट्रोल से बाहर हैं सब चीजें, ये कंट्रोलर का काम कर रहा है, इसके कंट्रोल से सारी चीजें क्या हो गई, बाहर हो गई। अब लाइसोसोम बोलता है अरे तुम जिस थाली में खाया उसमें ही छेद कर रहे हो। तो लाइसोसोम क्या करता है, फट जाता है, खुद को ही फाड़ लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो इसके अंदर से आत्महत्या करेगा तो कौन सा एंजाइम निकलेगा, जल अपघटक एंजाइम, और इससे पूरी कोशिका खत्म हो जाती है। पूरी कोशिका क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए इस लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं दोस्तों, आत्महत्या की थैली। क्यों? क्योंकि ये खुद का आत्महत्या कर लेता है, पूरी कोशिका के अंगों को मार देता है और पूरी कोशिका को भी नष्ट कर देता है। आत्महत्या की थैली बोलते हैं। दूसरा इसको बोलते हैं एटम बॉम्ब, सारे एक ही नाम है दोस्तों,
और क्या बोलते हैं, एटम बॉम्ब बोलते हैं। क्लियर है, आत्महत्या की थैली एटम बॉम्ब बोलते हैं। सुसाइड बैग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं दोस्तों, सुसाइड बैग बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग। ये आत्महत्या कर लेता है, पूरी कोशिका को ही मार देता है और वहां से वो पूरी कोशिका खत्म हो जाती है। लाइसोसोम होता है उसके अंदर, इसलिए जल अपघटक एंजाइम छोड़ के पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है और साफ हो जाती है, वहां से पाचन का काम हो जाता है। यानी लाइसोसोम होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, आरबीसी। क्या होती हैं दोस्तों, आरबीसी होती हैं। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं आरबीसी। इस आरबीसी के अंदर दोस्तों लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इस आरबीसी के अंदर दोस्तों लाइसोसोम बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो बताइए अब आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का, 120 दिन का। अब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का है, तो 120 दिन में आरबीसी मर के खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो उनको साफ करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, साफ करना जरूरी है। जब इसके अंदर लाइसोसोम ही नहीं पाया जाता तो फिर आरबीसी साफ कैसे होगी, क्यों, क्योंकि अपने को पता है आरबीसी 120 दिन के अंदर रिसाइकल होती है। क्या होती है, रिसाइकल होती है। रिसाइकल का मतलब मर के दोबारा बनना स्टार्ट होती है स्टार्टिंग से। तो ये आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो ये आरबीसी क्या करती है, ये आरबीसी स्प्लिन में जाके मरती है। किसमें जाके मरती है, स्प्लिन या प्लीहा, या इसको आप बोलो तिल्ली, क्या बोलो, स्प्लिन बोलो, प्लीहा बोलो, या फिर इसको बोलो आप क्या, तिल्ली। तो इसमें जाके ये आरबीसी मरती है। इसलिए इन तीनों को, ये तीनों एक ही चीज है, एक ही नाम है, इन तीनों को आरबीसी का कब्र बोलते हैं। आरबीसी के क्या बोलते हैं, कब्र बोलते हैं। जब आरबीसी पढ़ेंगे तब इसका फुल्ली डिस्क्रिप्शन में आपको वहां दूंगा। अभी आपके लिए इतना समझना जरूरी है कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। और जब आरबीसी मर जाती है, यानी आरबीसी खत्म हो जाती है, तो दोस्तों वह कहाँ जाके खत्म होती है, स्प्लिन प्लीहा तिल्ली में जाके खत्म होती है, ताकि वह अच्छी तरीके से क्या हो जाए दोस्तों, नष्ट हो जाए और वहां से अपने को कोई दिक्कत ना हो। क्यों, इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। क्लियर है, इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो बताइए यहां तक कोनो डाउट है क्या, यहां तक कोई चीजों में डाउट हो तो बताइए। क्लियर हुआ दोस्तों, हाँ जी क्लियर हुआ। चलिए आगे चलें। यहां तक कोनो दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोनो दिक्कत हो तो बताओ। चलिएगा आगे देखते हैं। माइट्रोकोन्डिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ईआर रेटिक्यूलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम एंड न्यूक्लियस। क्लियर है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर आप एक बैग को लेके जाओगे, किसको लेके जाओगे, बैग, उस बैग में बर्तन भर दो दो चार। अगर आप बर्तन भर दोगे उसमें, कटोरी चम्मच गिलास प्लेट, और आप उसको लेके क्या करोगे, दौड़ोगे, तो बजेंगे कि नहीं बजेंगे, बजेंगे ना। तो इसी तरीके से हमारे अंदर क्या है, ये कोशिका है, कोशिका है और कोशिका के अंग हैं। तो अपन चलते हैं फिरते हैं दौड़ रहे हैं, देखो मेरे हाथ घूम रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपस में एक दूसरे से टकरा ना जाए। तो इसीलिए इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, एक गाढ़ा पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है, इसके अंदर एक गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या होता है, कोशिका द्रव भरा होता है। और केंद्रक के अंदर भी दोस्तों डीएनए आरएनए क्रोमोजोम जीन वगैरह होते हैं। तो इसके अंदर भी एक द्रव भरा होता है, इसके अंदर भी एक द्रव भरा होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, एक द्रव भरा होता है इसके अंदर। तो मैं नीले से कर देता हूं। तो इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। तो इन दोनों से मिलके, इन दोनों से मिलके एक द्रव बनता है जिसको बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं, जीव द्रव। क्लियर है। इसमें 80% पानी होता है, 80% क्या होता है, पानी होता है। और जीव द्रव किससे मिलके बना है दोस्तों, तो जीव द्रव मिलके बना है, जीव द्रव मिलके बना है दोस्तों, किस किस से मिलके बना है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। किससे मिलके बना है दोस्तों, ये बना है कोशिका द्रव
और केंद्रिका द्रव से मिलकर, इससे केंद्रिका द्रव से मिलकर, यानी कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को जब मिला दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम जीव द्रव बोलते हैं। क्लियर है? जीव द्रव जो होता है दोस्तों वो कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता, कलरलेस होता है। और केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव बनाते हैं। जीव द्रव को बोला जाता है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? कोशिका को साइटो बोलते हैं तो इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? इसको बोलते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? इन दोनों से मिलकर ये क्या बनता है? क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये कोशिका के अंग एक दूसरे से टकरा ना जाएं, इसलिए कोशिका के अंदर एक द्रव भरना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए कोशिका के अंदर एक द्रव भरना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ये पतला नहीं होता, ये गाढ़ा होता है। गाढ़े का और पतले में अंतर होता है। गाढ़े का मतलब होता है दोस्तों कि ना तो पूरी तरीके से पतला है और ना पूरी तरीके से हार्ड है, यानी बीच की पोजीशन को अपन बोलते हैं गाढ़ा। अब ये एक दूसरे से टकरा ना जाए, और कहीं टकराएगा ये लाइसोसोम से अगर बीच में, क्लियर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा मेरे तरफ क्यों आ रहा है, क्लियर है, लाइसोसोम बोलेगा इधर मत इधर मत, मुझे मैं फूट गया ना, सारों को फोड़ दूंगा। तो अगर कहीं लाइसोसोम भड़क गया, क्लियर है, क्या उठा गया, लाइसोसोम भड़क उठा, तो लाइसोसोम अगर भड़क उठा और गलती से ये लाइसोसोम मर गया, फूट गया यहाँ से, तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी कोशिका क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो उसके लिए इसके अंदर पहले ही सिक्योरिटी के लिए एक द्रव भर दिया जाता है, जीव द्रव। अब इस जीव द्रव में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 80% पानी होता है। 80% पानी का मतलब इसके अंदर 80% पानी भरा रहता है, यानी पानी से बना हुआ रहता है। इस जीव द्रव को बोलते हैं, इसी जीव द्रव को बोलते हैं जीवन का आधार। क्या बोलते हैं? जीवन का आधार। क्या बोलते हैं? जीवन का आधार। अब बोलोगे सर इसको जीवन का आधार क्यों बोल रहे हैं? इसको जीवन का आधार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, आगे जब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? केंद्रिका द्रव। तो इस केंद्रिका द्रव के अंदर मैंने आपको बताया डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम, क्लियर है, और जीन। तो ये सारी चीजें हैं। अब बताइए, क्रोमोजोम और जीन ये क्या करते हैं? संतान उत्पत्ति के लिए हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोजोम और जीन, डीएनए से क्या होता है? बच्चों की पैदाइश होती है, जीवन बनता है, एक नया जीवन का डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है जीवन का आधार। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जीवन का आधार किसे कहा जाता है? तो जीव द्रव, ना तो कोशिका द्रव ना केंद्रिका द्रव, किसको बोला जाता है? इन दोनों को मिला के, यानी उसके अंदर कोशिका द्रव भी होना चाहिए, केंद्रिका द्रव भी होना चाहिए, उन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं क्या? जीव द्रव। क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं दोस्तों? जीव द्रव। बताइए, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो देखें आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने वैक्यूल से स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? वैक्यूल से पढ़ना स्टार्ट किया था। कहाँ से किया था? वैक्यूल से। क्लियर है? तो इसकी पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पे जाकर काव्य क्लासेस गुना के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन हो जाइए। जो पढ़ाया जाता है उसकी रिटर्न पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आज हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं दोस्तों। आज हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, गोल्जी बॉडी हमने पढ़ा, वैक्यूल्स पढ़ा आज हमने कि ये पानी को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर है? पादपों में बड़ा, जंतुओं में छोटा होता है। हमने ईआर रेटिकुलम पढ़ा। ईआर रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, आंतरिक कंकाल का काम करती है, सहायता प्रदान करने का काम करती है। कैसा काम करती है? सहायता प्रदान करने का काम करती है। दो तरीके की होती है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ वाले पार्ट पर बिंदियां पाई जाती हैं जो राइबोसोम की होती हैं और राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। स्मूथ वाले पार्ट पर, चिकने वाले पार्ट पर बसा और कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? बसा और कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसके बाद हमने राइबोसोम पढ़ा कि राइबोसोम की खोज किसने की? पेलाडे ने की थी। किसने की थी? पेलाडे ने
की थी, प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये इतना ज़्यादा प्रोटीन बनाता है कि इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दो टाइप का होता है, 70S और 80S। 70S आपके प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, आंखों से नहीं देख सकते, क्लियर है। 80S मतलब जो आपके जंतु और उसमें पाया जाता है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसके आधार पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जिसके आधार पर देखा जाता है बड़ा और छोटा कौन सा है। इसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करने का काम करता है। कोशिका विभाजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोशिका का टूट जाना। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका से दो या दो से ज्यादा कोशिकाओं का निर्माण होना। तो ये कोशिका विभाजन करने का काम करता है। सबसे ज्यादा लीवर में होती है, और सबसे कम कोशिका विभाजन या होता ही नहीं है तो ब्रेन के अंदर नहीं होता, लेकिन ब्रेन के 10% भाग में कोशिका विभाजन होता है, जिसको गीलियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गीलियल सेल। और कैंसर का कारण भी क्या है? अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन मेथड ऑफ एनीथिंग स्पीसीज, तो उसको बोलते हैं अपन क्या? कैंसर। अगर ये अनियमित हो जाए तो वह कैंसर का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? कैंसर का रूप ले लेती है। फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियस, यानी एक मैनेजर जो मैनेजमेंट का काम करता है, यानी नियंत्रण का काम करता है, क्लियर है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में इसका खोजा था। ये सब चीज़ें रटने वाली हैं, 1881 में 81 रटते रहना, रटने वाली चीज़ें, मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन इसका काम क्या है? कंट्रोल करने का काम करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। मैनेजर जैसे सारे होटल को कंट्रोल करके रखता है। लाइसोसोम, जिसके अंदर डी डुबे ने इसकी खोज की थी। जलावघटक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जलावघटक एंजाइम, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम इसके अंदर होता है, इंग्लिश में अगर बोलें तो। वह एंजाइम पाचन का काम करता है। कोशिका का अगर कोई अंग काम नहीं कर रहा है या मर गया है, बिल्कुल काम करना छोड़ दिया है, तो वह अंग के ऊपर क्या डाल देता है? ये हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम डाल देता है, और वह अंग वहां से नष्ट हो जाता है, यानी पाचन हो जाता है, साफ सफाई का काम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम। इस कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव, और इस केंद्रक के अंदर भी एक द्रव भरा होता है ताकि कोशिका के सारे अंग आपस में टकराएं ना। तो इसकी वजह से इन दोनों में द्रव भरा होता है, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं? केंद्रिका द्रव बोलते हैं, और इसको कोशिका द्रव बोला जाता है। और इन दोनों को मिला के बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों? जीव द्रव बोला जाता है। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? जीव द्रव बोला जाता है। जीव द्रव की जो खोज की थी दोस्तों, वो पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। पुरकुंजे, क्लियर है? किसने की थी? पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव की खोज की थी। जीव द्रव को जो खोजा था, किसने खोजा था? पुरकुंजे ने खोजा था। इसके बारे में अब बात अपन कल करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में मैसेज करके जरूर जाइएगा, क्लियर है? आज के लिए इतना ही, क्लियर? कल का भी और आज का भी रिवीजन हो गया। कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइए कमेंट में, मैं 1 मिनट देखता हूँ। अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइएगा। चलिए, कोई डाउट नहीं मिल रहा है। थैंक यू सर अविनाश चतुर्वेदी जी। अरे थैंक यू की क्या बात है, जीतू यादव जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट तो रहेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं पहले ही ले लेता हूँ। फिर भी पूछना मेरा फर्ज बनता है, कहीं रह जाए इक्का दुक्का डाउट, क्लियर है? तो दोस्तों, इसी मज़ेदार क्लास के साथ, ऐसे ही जोश और जुनून के साथ, इसी रफ्तार में कल मिलते हैं इसी टाइम पर। आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करके जाइएगा, क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, क्लियर है? मिलते हैं एक बहुत शानदार क्लास के साथ कल इसी टाइम पे। आपके डीएनए और आरएनए का संश्लेषण अपन कल पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम पे 5 से 6 में। मैं आपका विराट मीना आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।